मैं संजय पीएम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग बीएसएससी सीजीएल थर्ड यानी कि सचिवालय सहायक के प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहे हैं और उसके नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस लेवल से तैयारी करनी है और कहां तक करना है और किस बुक के माध्यम से तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही जिन लोगों को अगर बीच में किसी प्रश्न पे दिक्कत होती है समझने में, आप उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें सेंड कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे आपको ऑडियो चैट के माध्यम से समझा सकूँ। मैं भरसक प्रयास करूँगा कि आप लोग के हर एक परेशानी को दूर किया जाए। आप लोग सिर्फ उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़िए ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे। और जो भी आप लोग को परेशानी है, आप टेलीग्राम ग्रुप में आइए और अपनी बात रखिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रत्येक दिन एक टाइम रख दूं जहां पे सारे लोग ऑडियो चैट के माध्यम से जुड़े और आप लोग को क्या क्या ज़रूरत है इस बात को भी आप लोग रख सकते हैं और उस पर आगे की कार्रवाई जो भी हो सकती है हम लोग करेंगे। और एक बार फिर आप लोग से आग्रह है कि जिनको भी ये सेशन पसंद आ रहा है वो लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पीछे का सेशन नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाकर पीछे का सेशन भी देख लीजिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, आज हम लोग विज्ञान और गणित, साइंस और मैथ वाले सेक्शन को देखने वाले हैं। हम लोग इस सेक्शन से 50 क्वेश्चन आते हैं। इस सेक्शन से 50 क्वेश्चन आते हैं जिसमें मैथ की संख्या 30 और साइंस की संख्या 20 होती है। कुछ लोग 25 + 25 का अफवाह फैला रहे हैं जो कि पूर्णतः गलत है। आप जाइए टेलीग्राम ग्रुप में, आपको पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ को देखिए और आप खुद काउंट कर लीजिए कि कितने सवाल साइंस से आए हैं, कितने सवाल मैथ से आए हैं। देखिए, सारे लोग ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आप खुद से देखिए और हमेशा ना आप हम पे भरोसा कीजिए ना किसी और पे भरोसा कीजिए, आप किताब पे भरोसा कीजिए। जो क्वेश्चन बैंक है उस पर भरोसा कीजिए कि उसमें कितने सवाल किस सेक्शन से पूछे गए हैं। तो चलिए आज के सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा श्रृंखला 1, 2, 6, 24, 120 का अगला अंक क्या होगा। अच्छा देखिए, अभी इस क्वेश्चन को कुछ लोग क्या करेंगे ना, मैथ रीजनिंग के अंदर रखेंगे, सीरीज का सवाल है, कुछ लोग मैथ के अंदर रखेंगे। हकीकत है कि मैथ के अंदर भी सीरीज पढ़ना है तो इसे मैथ के अंदर भी रखा जा सकता है। अब देखते हैं हम लोग 1 और 2, 2, 6, मतलब इस तरीके से दिख रहा है कि 1 × 2, 2 × 3, 6 × 4, 4 × 5, तो 5 × 6, तो 12 × 6 = 72, 720 कहाँ है, सी में है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनमें से कौन सा भी एक समूह आरोही क्रम में है। आरोही क्रम मतलब क्या था ना कि बढ़ते हुए क्रम में, छोटा से बड़ा की ओर। तो हम लोग देखिए इस तरीके के सवाल को कुछ लोग भाग देकर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद सजाएंगे। हम मेरा कहना है कि देखिए क्रॉस गुना कीजिए, 9 8 72, 11 7 77, 72 से 77 बड़ा है तभी तक सही है। 7 7 49 और 8 5 40। अब मामला देखिए ऐसा हो गया तो नहीं होगा अपना। दूसरे में देखते हैं 7 7 49 और 8 5 40, ऐसे है, जबकि हमारे पास सब कुछ इस रूप में आना चाहिए। देखिए 11 5 55, 9 7 63, 55 से 63 बड़ा है, सही बात है। 9 8 72, 11 7 77, ये भी बड़ा है। इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन क्या हो गया अपना, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भिन्न जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम है। तो देखिए इस तरीके के सवाल में यहाँ पे देखिए गैप कितने का, 1 का, यहाँ पे गैप कितने का, 1 का, सारे ऑप्शन में गैप कितने का, 1 का। ठीक है, जब गैप इक्वल हो जाए
तो जो अंश जिसका छोटा होता है वो संख्या छोटी होती है और जिसका अंश बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है। तो हमको 3 से बड़ा चाहिए और 5 से छोटा चाहिए, तो 3 से बड़ा और 5 से छोटा होता कौन है? 4। तो 4/5 अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? तो 80 से 20% मतलब 80 का 20% होता है कितना? 16। तो 80 16 96। कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो? तो देखिए इस तरीके के सवाल में 675 है तो आप ये फैक्टर तोड़ देते हैं। हालांकि फैक्टर तोड़ने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट भाग ही दे लेते कि कम से कम 5 से तो लगता। देखिए डायरेक्ट करके दिखाते हैं, फैक्टर छोड़िए आप। 5 से भाग देते, देखिए 5 भाग देते 13 5 65 25। अब देखिए 135 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? 27 5 135। 27 पूर्ण घन है, 5 5 है। अगर इसमें एक 5 से और गुना कर दिया जाए तो ये भी पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसका मतलब हमको घट क्या रहा था? सिर्फ 5 घट रहा था। आप यहाँ से भी करते तो बात वही आता, ठीक है। फिर 5 से लगाते क्या आता? 27 आता, ठीक है। तो यहाँ 27 पूर्ण घन था, एक 5 और घट रहा था, काम हो जाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। कह रहा उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है? देखिए जब भी कोई 3 क्रमागत संख्या हो, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई 3 क्रमागत संख्या हो, ठीक है, तो उसका एवरेज जो होता है हमेशा बीच वाला होता है। तो 3 संख्याओं का योग 15 है तो उसका औसत कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या कितनी? 5। और क्रमागत है तो 6 होगी और ये कितना? 4 होगा। तो 5 चौका 20, 20 छक्का 120। कोई दिक्कत समझने में? एक्स तेक्स मत मानिएगा, एक्स मान के ही सवाल को क्या कर देते हैं लोग? लेंदी कर देते हैं। अभी देखिए सारे सवाल है, आप एक बार खुद अपने तरीके से सॉल्व कीजिएगा और इस तरीका को देखिएगा, काफ़ी अंतर आएगा, ठीक है। सवाल टफ नहीं होता है, हम उसे टफ बना देते हैं। आगे देखते हैं। कह रहा एक समान भार के 50 बक्से के कैरी वैन चढ़ाए गए, अनंतर प्रत्येक 105 किलोग्राम वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार अब 95 किलोग्राम हो गया। पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्से में प्रत्येक का भार कितना था? देखिए सवाल क्या कहना चाह रहा है कि एक 50 बक्से कैरी वैन में चढ़ाए गए हैं। कितने बक्से चढ़ाए गए हैं? 50 बक्से चढ़ाए गए। उनका कुछ वजन था, नहीं मालूम है क्या वजन था। फिर कहा बाद में जो है ना 5 बक्से और चढ़ा दिए गए, मतलब 50 + 5, ठीक है, बक्से चढ़ाए गए, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार कितना हो गया? 95 हो गया। कितना हो गया? 95 हो गया। अब इसमें जो 5 बक्स था वो कितना था भाई मेरे? वो क्या था? 105 का। अब देखिए कायदे से बात समझिए आप कि 5 बक्सा 105 kg था, लेकिन अभी काउंट कितना कर रहे हैं सबको? 95। मतलब देखिए ये बक्सा 10 kg, हर एक बक्सा का वजन कम किया गया है। तो 5 बक्से का 50 kg और 50 kg वजन दिया किसका गया है? तो इस 50 बक्से को। तो इस 50 बक्से को अगर 50 kg दे दिया जाए तो हर एक बक्से को 1-1 kg दिया गया। जब हर एक बक्से के 1 kg एक्स्ट्रा किया गया तो 95 था, तो पहले से कितना रहा होगा? तो एक कम रहा होगा, तो 94 रहा होगा। एक तरीका आपके पास था, यहाँ से आप करके आ जाते, ठीक है। दूसरा तरीका आपके पास क्या हो सकता है? तो आप सिंपल सी बात कीजिए कि 55 × 95 कर लीजिए, फिर 5 × 105 को घटा लीजिए, उसमें से जो बचेगा, मतलब मेरे कहने का मतलब हुआ 55 × 95 माइनस 5 × 105 बटा 50, तब भी आपके पास क्या आना चाहिए? 94। तो एक तरीका इस तरीके से भी हो सकता है और लोग इसी तरीका को करेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अगर इस पर अभ्यस्त नहीं है आप लोग, इसलिए थोड़ा लग सकता है कि क्या कौन सा तरीका है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग सिर्फ भरोसा रखिए, जो भी तरीका बताया जा रहा है ना वो ऑथेंटिक तरीका है और बड़े काम का तरीका, हर जगह लागू होता है। 2 संख्याओं का औसत 7.5 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 36 है, तो वो संख्याएं क्या है? अब देखिए 2 संख्याएं का औसत 5 है, तो 2 संख्या a और b अगर ले लेते हैं तो योगफल कितना हो जाएगा? 15। और उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, मतलब a × b वर्गमूल 6 है, तो कितना रहा होगा? 36। अब कह रहा हमारे पास 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको जोड़कर 15 हो जाए और गुना कर 36 हो जाए। तो देखिए 13 दूनी 26, 10 × 5 = 50,
9 छक 54, 12 तिया 36, 12 3 15, डायरेक्ट हो रहा है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 75 0 70 के निकटतम ऐसा कौन सी संख्या जो 65 से विभाज्य है। ऐसे संख्या का बेहतरीन तरीका है कि आप भाग ही दे लें, ज़्यादा अच्छा है। देखिए 65 से भाग देंगे, एक बार लगेगा 10 100, ठीक है। अब 65 से भाग दीजिए एक बार और, तो 35, ठीक है। 65 से इसी तरीके अब फिर कीजिए, 6 25 30, 5 बार में लगाइए तो 5 25 25 के 5, बाकी 2 36 2 32, 2 3, अब बचा क्या 320। तो अब इससे लगाते कितने बार में, 5 बार में 325 हो जाएगा। तो अच्छा 5 बार में लगा देते हैं 325, तो देखिए घट कितना रहा है 5 माइनस का। अगर इसमें 5 जोड़ दिया जाए तब भी क्या हो जाएगा, ये कट जाता पूरी पूरी। अगर 20 के जगह पे यानी 0 के जगह पे देख लीजिए, इस 0 की जगह पे क्या हो जाता 5 हो जाता, तब भी कट जाता। तो इसका मतलब इसमें आ तो 5 जोड़ दे तब अपना काम बन जाएगा। तो 70 है तो इसको क्या कर देते हैं 75 कर देते हैं, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला सवाल कह रहा है एक संख्या का 51% 714 है, तो इस संख्या का 39% क्या होगा। अब जो 714 है वो क्या है 51% है, और हमको चाहिए कितना 39%। तो 39, 17 तिया 51, 13 तिया 39, कोई बात नहीं, थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा। 13 तिया 39, अब 17 से कटेगा क्या, काट के देखिए 17 चौका 68, 17 दूनी 34, ये देखिए 13 था, ठीक है। तो हम लोग 42 गुने 13 बात करेंगे तो 13 दूनी 26 का 6, बाकी 2, 13 चौका 52 2 54, 546, कहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा निम्नलिखित अंकों के सेट का औसत बताइए। 232, 149, 208, 301, 399, 415। तो आपके पास तो एक विकल्प है, सभी को जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 टर्म है और 6 से भाग दे दीजिए, औसत आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में इतना समय होता नहीं भाई मेरे। दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं, हम लोग यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 2 और 9 11, 11 8 19, 19 1 20, 20 9 29, 29 5 34, यानी जब इसको जोड़ेंगे तो इकाई अंक क्या आने वाला है 4। चूँकि टर्म 6 है तो औसत में अगर संख्याओं के संख्या से गुना कर दें तो योगफल मिलता है। यानी संख्या कितना है 6, 6 से गुना करेंगे क्या इकाई अंक 4 आएगा, नहीं। 6 से गुना करेंगे इकाई अंक 4 आएगा क्या, हाँ एक पॉसिबिलिटी, अभी आंसर नहीं करेंगे, आगे देखेंगे। 6 से गुना करेंगे इकाई अंक कितना 2 आएगा, 6 से 0 आएगा, मतलब एक ही जगह 4 आ रहा था और अपना आंसर हो गया। अब करके देखिएगा, देखिए बाकी इस तरीके से आप जोड़ के भाग देना आसान नहीं होगा। अब इसी सवाल को क्या कहा जाएगा कि थोड़ा सा लेंदी सवाल था, नहीं भाई थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था। थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर है ना एवरेज का, तो इस सवाल को आसानी से आप करके निकल जाते। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते अगला सवाल। कर यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुना संख्या से 7 कम हो जाती है। तो मान लेते कोई संख्या k है, k में 21 जोड़ देते हैं तो अपने तिगुना मतलब कितना 3k से 7 कम होती है, तो 7 कम, कोई दिक्कत। अब के इधर लाते हैं तो 2k और माइनस इधर प्लस होगा तो 21 7 28, तो k का मान कितना आ गया 14। तो वो संख्या है कितनी भाई मेरे 14, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। प्रतिवर्ष जनसंख्या 5% के दर से वृद्धि होती है, तदनुसार उस शहर की जनसंख्या 2 वर्षों के बाद कितनी होगी। देखिए एक तरीके से सीआई का सवाल है, इतना है 5% बढ़ा मतलब 5% वृद्धि का हम लोग क्या लिख सकते हैं 105/100 यानी 21/20, तो 21/20 और 21/20। देखिए अब 1 0 2 0 1 0 2 0 कट कर दिए, 2 दूनी 4,
4 से काटते हैं, 4 चौका 16, एक बचा, 4 चौका 16, एक, मतलब अपने पास आ गया 441 गुने 441, 21 का स्क्वायर। अब इसको गुना करना है या स्क्वायर करना है आपको, आप यही करने जाइएगा भी, लेकिन मेरा मानना है कि आप ऐसा मत कीजिए। आप सिंपल सी देखिए कि 1 गुने 1, इकाई अंक क्या आने वाला है, 1 आने वाला, और इकाई अंक 1 किसका है, सी का है। अपना आंसर मिल चुका है, अपना आंसर मिल चुका है। अब 441 का स्क्वायर कर लीजिए, 1,94,481 आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप समय बचा सकते हो और एक लेंदी सवाल जिसको कहते हैं वो एक आसान सवाल के रूप में सामने आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है यदि एक टंकक को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं तो दोपहर 1 PM से 2 PM के बीच 1080 पृष्ठ टाइप करने में कितने टंककों की ज़रूरत होगी। तो 1 PM से 2 PM मतलब 1 घंटा, तो 4 मिनट में एक पेपर बनाता टाइप करता है, तो 60 मिनट में कितना कर देगा, 15। ठीक है, कर देते हैं। देखिए 4 मिनट था ना, तो 15 पेज टाइप करेगा। एक टंकक टाइप करना कितना भाई, 1080, तो एक टंकक तो 15 ही करेगा, तो बाकी कितना करेगा। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, 15 सत्ते 5, 2 तो 15 दूनी 30, 72 टंकक मिलके इसको क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 35, 45, 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 18, 28, 38 प्राप्त हो। तो देखिए इसमें 35, 18, 17 का अंतर, 45, 18, 28, 17 का अंतर, 55, 38, 17 का अंतर है। तो जो भी एलसीएम आएगा 35, 45, 55 का, उसमें से 17 क्या कर देंगे, घटा देंगे। पिछले सेट में भी इस तरीके एक सवाल था। ठीक है, तो देखिए पहले 35 का एलसीएम लेते हैं हम लोग, 7 गुने 5, 35 तो आ चुका है। 45 चाहिए तो 5 पहले से 9 भी लिख दिए, 45 भी। 55 चाहिए, 5 पहले से 11 लिख दिए। अब यही अपने पास संख्या और इसी का क्या करना है, निकाल लेना था एलसीएम। अब देखिए अपने पास क्या आया, 35 गुने 99। ठीक है, तो आप इस तरीके से 9 पचे 45 का 5 बाकी 4, और 9 तिया 27, 4 31, 315, 315, 5 6 4। अब इसमें से 17 घटा लीजिए तो 48 आ जाएगा, 34 48, 34 48 कहाँ दिख रहा है, यहाँ। अगर इसमें भी चाहते तो आप यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते थे। आपको पता है देखिए कि यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, यहाँ पे 5 आने वाला है। 5 में से 17 घटाना मतलब 7, तो 15 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 8। अब तो 2 ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो गया था, यही 2 बचा था। तो आप एक सिर्फ ऐसे देख लीजिए कि अगर इसको 99 को 100 मान लेते तो 3500 के करीब था, तो 2468 का तो कोई गुंजाइश बन नहीं रहा था, तो 3448 आता। बात समझे। थोड़ा सा अगर आप ट्रिकी सोच रखते हैं, मतलब एक कॉन्सेप्चुअल आपका स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक भी कॉन्सेप्ट के साथ चलता है, मतलब कंसेप्चुअल ट्रिक चाहिए आपको। देखिए इस सवाल में क्या करा, कुल 280 नारंगी 50 लड़कों एवं लड़कियों के दिए जाते हैं। इसमें प्रत्येक लड़के को 5 एवं प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलते हैं, तो कुल कितनी लड़कियां हैं। तो मान लेते हैं लड़कियों की संख्या कितनी है, x, और लड़कियों को कितने नारंगी मिलते हैं, 7 नारंगी प्लस। अब बचे कितने लड़के, तब 50 में से x घटा दीजिए, यही तो लड़के बचेंगे, और इनको मिलता कितना है, 5, और टोटल संख्या कितनी, 280। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7x माइनस 5x और प्लस 250, कितना 280। अब देखिए 2x बराबर कितना आ गया, 30, तो x बराबर कितना 15। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 15 है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसके पुरुषों की संख्या में 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी है। अब देखिए टोटल आबादी बढ़ा कितना, पुरुष और महिला मिलाकर, तो 15,000 से हो गया 16,300, मतलब बढ़ा कितना, 1300 आबादी बढ़ा है। कितने में भाई मेरे, 15,000 में। कितने में, 15,000 में। तो परसेंटेज तो 100 में कितना हो जाएगा। अब देख लीजिए 3 जीरो यहाँ से, तो 2 जीरो 1 जीरो, कोई दिक्कत। अब इसको काट दीजिए, 3 पचे
15, 26 पचे 30। अब देखिए कि हमारे पास पुरुष की आबादी कितना बढ़ा है, 8%, महिला का आबादी कितना बढ़ा है, 10%। ठीक है, टोटल कितना बढ़ गया, 26/3%। अब अंतर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए 8 तिहाई 24, तो 26 और 24 का अंतर कितना, 2। 10 तिहाई 30, तो 26 और 30 का अंतर कितना, 4। मतलब 2 और 1 के रेशियो में पुरुष और महिला है। तो देखिए हमसे पूछा क्या है, तो अनुसार शस्त्रियों की संख्या कितनी, शस्त्री कितनी है, एक कितने में, 3 में, एक कितने में, 3 में। तो हमको कितना में चाहिए, 15,000 में। तो 15,000 में 5 से काट दिए, कितना गया, 5,000 स्त्रियों की संख्या है। कोई दिक्कत, अगर पुरुष का पूछा होता तो 2 हो जाता, कितना, 3 में, तो 10,000 पुरुष हो जाते। कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हो जाए बीच में, तो आप लोग एक बार टेलीग्राम ग्रुप में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सवाल का और भेज दीजिएगा, उसको देख लिया जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है, एक वर्ष में 5,000 रुपया बढ़कर 5700 रुपया हो जाता है, तो अनुसार 5 वर्षों के बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपया बढ़कर कितने हो जाएगा। अब देखिए 5,000 में ब्याज कितना मिल रहा है, 700। हम लेकर 5,000 में, देखिए एकदम बेसिक नियम से बता दे रहे हैं आपको, 700 का ब्याज मिलता है, तो 1 रुपये में कितने का मिलेगा भाई मेरे, 700/5,000। और हमको चाहिए ब्याज कितने में, 7,000 में। ठीक है, तो देखिए 3 जीरो से, ठीक है 3 जीरो कटा और इसको काट दीजिए। अच्छा रुक जाइए, अच्छा 1 साल का मिला। अगर आप यहीं पे चाहे तो इसको 5 से अगर गुना भी कर लेते हैं, ठीक है, तो 5 साल का हो जाएगा। 5 से इस 5 को काट दीजिए, 7×7 4900 ब्याज मिल जाएगा। कितने दिन का, 5 साल का। सॉरी, 4900 ब्याज मिल गया और 7,000 मूलधन था, तो 7×4 11,900 रुपये कहाँ हो गए, बी में। कोई दिक्कत, देखिए 1 साल का निकला था कितना, 4900/5, और हमको 5 साल का कहा था, तो इसलिए 5 से गुना करना पड़ा। ये 1 साल का ब्याज यहाँ पे था। आगे बढ़ते हैं। कर 2 अर्धगोलाकार बर्तनों की धारिता 6.4 लीटर तथा 21.6 लीटर है, तदनुसार उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, किसी भी दो ज्यामितीय आकृति के अगर आयतन का रेशियो दे दिया जाए और उसका अगर क्यूब रूट निकाल दिया जाए, तो उसके क्या हो जाएगा, साइड का रेशियो निकल जाता है। और साइड में आपका, ठीक है, परिमाप भी हो जाता है, त्रिज्या भी हो जाता है, व्यास भी हो जाता है, ठीक है, भुजा भी हो जाता है, सब कुछ क्या है, साइड ही माना जाता है। नहीं, 1 डायमेंशनल वाले जितने हैं वो क्या, साइड ही माने जाते हैं। तो यहाँ अपने पास देखिए क्या है, 64 था, यानी 64 था, तो हम लोग 64 लिख ले रहे हैं, और इसको 216 क्यों लिख ले रहे हैं, छोड़ दीजिए, देखिए पॉइंट ही रख देते हैं, आप लोग लगे डायरेक्ट क्यों। अब देखिए दोनों तरफ पॉइंट है तो हट ही जाएगा, कैंसिल। अभी 64 का क्यूब रूट निकालेंगे, कितना आएगा, 4, और 216 का 6, तो रेशियो कितने का बन जाएगा, 2 और 3 का। 2 और 3 का रेशियो कहाँ पे है, डी में है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। कह रहा एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल भी उसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल ए एवं बी खोल दिए जाए एवं 2 घंटे बाद नल ए बंद कर दिया जाए, तो दूसरा नल भी उस टंकी को अब कितने घंटे में भरेगा। देखिए एक नल ए है, दूसरा नल बी है, 2 नल है, एक 8 घंटे में, एक 6 घंटे में। दोनों का एलसीएम ले लिए, कितना आ गया, 24, और 24 यूनिट हम टोटल काम मान ले रहे हैं। 24 यूनिट हम क्या कर रहे हैं, टोटल काम। तो 8 घंटे में अगर कोई 24 काम करता है तो 1 घंटे में 3 काम करेगा, और ये कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं कि 2 घंटे बाद ए को बंद किया गया, तो 2 घंटे तक दोनों साथ किए होंगे, तो 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना काम करेगा, 7 काम। तो 2 घंटे में कितना कर देगा भाई मेरे, 14 काम। तो 24 में से अगर 14 काम हो चुका है तो बचा कितना काम है, शेष 10 काम बच रहा है। और 10 काम को अब कौन करेगा, बी करेगा। तो बी कितना करता है, कितना है, 4 काम करता है 1 घंटा में। तो 10 काम करने में 10/4 मतलब 2.1/2 घंटे का समय लगेगा। कहाँ, ऑप्शन नंबर डी में। पूछता टोटल कितना समय लगा, तो टोटल समय 4.5 घंटे का लगेगा। 2.5 घंटा बी अकेले किया और 2 घंटा और भी साथ में किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं,
फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं, तो 30 मिनट वो कितनी बार एक साथ बजेगी? जब भी घंटी वाला सवाल आए तो आप इन सब का एलसीएम ले लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 का। देखिए 2, 2, 2 नहीं 4, 6 के लिए 3 चाहिए था, 3 रख दिए, 8 है 4 पहले से है, 2 रख दिए 8 भी हो गया, 2 पहले से, 5 रख दिए 10 भी हो गया, 12, तो देखिए 4 थे 12 पहले से, तो एलसीएम कितना हो गया? 10 तिया 30 चौका 120 सेकेंड। 120 सेकेंड को हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 मिनट भी कह सकते हैं। तो देखिए अब हर एक 2 मिनट पे एक साथ बजेगा, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगा? 30/2, 15 बार। लेकिन आप 15 बार आंसर टिक मत कीजिएगा, क्योंकि 15 बार तो बजा, और एक बार जब स्टार्ट हुआ था तभी तो बजा था घंटी, तो 30 मिनट में कितनी बार बजा था? 15 बार प्लस एक बार जो स्टार्टिंग के समय बजा, 16 बार। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 16 बार। कुछ लोग 15 बार इसका आंसर करा देते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि जब पहली बार घंटी बजा तो भी तो घंटी बजा ही था ना। हमसे पूछा गया 30 मिनट में कितनी बार बजा, तो स्टार्टिंग के समय में जो बजा उसको भी काउंट करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी अपनी चीज़ों का बिक्री मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है और उसी बिक्री मूल्य पर 10% छूट देता है। उसकी बिक्री के लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? पिछले भी सेशन में आपको बताए थे कि अगर R% का लाभ हो और R% का हानि हो, तो ऐसी परिस्थिति में हमेशा हानि होता है, और हानि कितने का होता है? R²/100% का। ठीक है, तो देखिए रेट कितना है? 10, तो 10 गुने 10 सॉरी अब बटा 100, तो कट के कितना आ गया? 1, यानी 1% का क्या होगा? हानि। अच्छा एरो नीचे तरफ करते हैं, इसका मतलब या तो हानि होगा या तो घट रहा है, ऊपर का मतलब बढ़ रहा है या तो लाभ हो रहा है। ठीक है, अब समझिएगा, इस तरीके का कोडिंग धीरे धीरे आप लोग समझ जाइएगा। तो 1% का हानि कहाँ दिख रहा है भाई? डी में। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहे एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है और माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र से 3 गुनी है। इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है। अगर पुत्री की उम्र मान लेते हैं 10 साल है, तो माँ की उम्र कितनी हो जानी चाहिए? माँ की उम्र 30 साल। और पिता की उम्र कितनी हो जानी चाहिए? पिता की उम्र 37 साल, चूँकि माँ से 7 साल बड़े हैं। यही बात है। अब क्या इस समय पुत्री कितनी? तनुसार पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी? पिताजी अभी 37 साल के हैं और पुत्री 10 साल की है, तो पुत्री का जन्म कब? 10 साल पहले हुआ होगा, तो 10 साल पहले पिता की उम्र कितनी होनी चाहिए? 27 साल। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अगला सवाल क्या कह रहा है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। 17% लाभ कमाने हेतु वह वस्तुओं पर क्रय मूल्य में कितना अधिक अंकित करेगा? देखिए मान लेते हैं 100 रुपये का वस्तु है, 17% लाभ कमाना है, तो उसको बेचना कितना में है? 117 में तो बेचना पड़ेगा कम से कम, तभी तो 17% लाभ होगा। और हमेशा देखिए परसेंटेज के सवाल में 100 से अगर जितना ज़्यादा होता है ना, वही परसेंटेज लाभ होता है या परसेंटेज वृद्धि होता है, और 100 से जितना कम होता है वही प्रतिशत हानि होता है, वही प्रतिशत कमी भी होता है। यानी 100 का सामान 117 में बेचना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन है कि 117 में बेच रहा है वो 10% छूट देने के बाद। इसका मतलब 10% छूट अगर दे दिए तो 117 किसके बराबर हो जाएगा? 90% को पे करेगा आपको। 10% छूट दे दिए तो वो कितना? 90% पे कर रहा है। इसका मतलब MRP कितना था? 100%। अब यहाँ से अगर काट दे इसको, देखिए तो कटेगा 9 से 13 17 से 117 13 बार में कट गया। इस जीरो से इस जीरो को काट दिए, कितना आ गया? 130। मतलब हो गया कि MRP कितना था? इसको मार्क प्राइस जो था इसका वो कितना? 130 था। सेलिंग प्राइस 117 था और कॉस्ट प्राइस 100 था। अब क्या कितना अधिक करना चाहिए? तो 100 से कितना अधिक है? 30 अधिक है। जितना अधिक उतना ही परसेंटेज अधिक भी होता है, तो 30% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करा एक काम को 4 दिनों में पूरा करता और भी उसे 6 दिनों में पूरा करता। यदि वो दोनों मिलकर काम करे तो उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? जब भी इस तरीके का सवाल आए तो AB/A+B लगा दीजिए आप। तो 4 गुने 6 बटा 10, ठीक है, 2 5 12/5 दिन। पूर्णांक तोड़ दिया है तो 2 5 10 और 2 12। ऑप्शन सी में मिल जाएगा। जब ए अकेले ए दिन में, जब बी अकेले बी दिन में करे तो दोनों मिलकर
ए बी बटा ए प्लस बी दिन में काम समाप्त कर देंगे। आगे देखते हैं। कह रहा 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध एवं जल का अनुपात 7:4 है। अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाली जल की मात्रा क्या है? अच्छा, पहले से देखिए क्या है, 7 और 4 के अनुपात में है। करना कितना है? 7 और 6 का अनुपात करना था। अच्छा, एक बात बताइए, अभी कितना कितना यूनिट है? 11 यूनिट अपने पास है, और 11 यूनिट का वैल्यू देखिए कितना दे रखा है, 55। 11 यूनिट का वैल्यू कितना? 55। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आने वाला है? 5। अब देखिए, पहला वाला क्या था? मिल्क, और दूसरा वाला क्या था? वाटर, पानी था। अब देखिए, मिल्क में तो कोई वृद्धि हुआ नहीं है, पानी में वृद्धि हुआ। कितने यूनिट का? 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। चूँकि 1 यूनिट 5 था, इसलिए 2 यूनिट बराबर कितना? 10। मतलब जल कितना एक्स्ट्रा कर मिलाना पड़ेगा? तो 10 किलोग्राम। उम्मीद करते बात समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यापारी ने एक कलम 20% की हानि पर बेची। यदि वह कलम को 12 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। उस कलम का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, 20% का हानि और क्या हो गया? 10% लाभ में बदल गया। 20% का जो हानि था वो किस में बदल गया? 10% लाभ में। तो परसेंटेज चेंज हुआ कितना? -20 से +10 पहुँचने में 30% का चेंज हुआ। और 30% का चेंज किस लिए हुआ? कि 12 रुपया कीमत अधिक कर दिया गया। तो 30% 12, तो 1% कितना? 12/30। तो 100% कितना हो जाएगा? 12/30 गुने 100। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 3 चौका 12, मतलब कितना हो जाएगा? 40। कोई दिक्कत? ठीक है। और इस चीज़ को आप डायरेक्ट कर भी सकते हैं कि देखिए, एक तरीका इसका लिखने को होता है, 30% किसके? 12 30% के बराबर है, हमको चाहिए कितना? 100। तो आप डायरेक्ट इस वाले लाइन को लिख सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि शुरुआती दौर है, हर एक सवाल को अगर शॉर्ट करते जाएंगे तो आप लोग भी सॉरी परेशान हो सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग हर एक तरीका सीखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीका होगा। एग्जामिनेशन हॉल में समय की कमी खास करके मैथ में तो नहीं होने वाला है, और रीजनिंग के सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उनमें से एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन पाँचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई है। 5 वर्ष पहले 4 लड़के थे, 4 लड़के थे, ठीक है। 5 वर्ष पहले कितना था? 9 साल उम्र था। तो आज के डेट में कितना साल सबका हो जाएगा? सब 5-5 साल बढ़ गया होगा, 14 साल का हो गया है। कोई दिक्कत? वर्तमान की बात कर दी हम लोग। अब करा उसमें एक नया लड़का शामिल हो गया था। 4 तो पहले से था, एक नया आ गया। अब 5 लोग का औसत कितना हो गया? 15 हो गया। फिर अब देखिए कहानी तो अनुसार नए लड़के को वर्तमान उम्र कितनी? नया लड़का तो 15 साल अपने लिए रखा ही, प्लस ये जो 4 लड़के 14 साल थे उनको भी क्या कर दिया? ये 1-1 साल बढ़ा दिया। तो ये जो 5वां लड़का था वो 4 लड़के को 1-1 साल अपने तरफ से दिया है, तो भी अपना 4 साल दे दिया उधर। तो टोटल कितने साल का था? 19 साल का था, ठीक है। फिर दूसरा विकल्प आपके पास वही हो सकता है कि आप कर लीजिए 5 गुने 15 75 और 14 गुने 56, 4 56, तो आ कितना जाएगा? 19। जो तरीका आपको पसंद आए लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री है और मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत तापमान 33 डिग्री था। तदनुसार यदि सोमवार का तापमान 32 डिग्री था तो गुरुवार का तापमान कितना होगा? पिछले सेशन में इस तरीके का सवाल कराया था और बताए थे कि पहला लिख दीजिए मंडे और आखिरी में कौन सा है? गुरुवार, थर्सडे लिख दीजिए। कोई दिक्कत? इधर से पहले 30 है और उसमें -33 की जगह कितना हो जाएगा? -3। पेयर कितने का बना? सोमवार मंगल बुध 3 दिन का, तो यहाँ से 3 से गुना कर दीजिए। अब देखिए मंडे का वैल्यू दे दिया कितना? 32 डिग्री। थर्सडे का नहीं मालूम है और 3 तिया 9, तो अगर थर्सडे इधर ले जाते हैं तो 32 में से 9 आके क्या हो जाएगा? घट, अच्छा -9 है तो क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो 32 9 41 हो जाएगा। और 41 कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा था। बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग नहीं देखे थे पिछला सेशन देख लीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोग को।
एक मोटर कार मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या होगी? जब कोई दो समान दूरी दो भिन्न भिन्न चाल से तय की जाती है तो औसत चाल होता है 2ab बटा a प्लस b, जहाँ a और b क्या है? चाल है। तो लगा देते हैं 20 और 30, यहाँ से 50। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दिए कितने बार में? 6 बार में। तो 6 दूनी 12 दूनी 24। तो 24 किलोमीटर पर एच कहाँ दिख रहा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन, अब साइंस का सेक्शन आ गया है। निम्नलिखित में कौन सी विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो गाजर। ठीक है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक होता है? गर्म मौसम, सर्द मौसम, आंधी या झंझावात की संभावना, शुष्क मौसम। आंधी और तूफान की बात होती है। तो सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पोलियो का कारण है? कवक, कृमि, वायरस, बैक्टीरिया। तो पोलियो वायरस की वजह से होता है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करते? कैंसर, टीबी, पोलियो वायरस, एड्स। तो एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए किया जाता है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश, लोमड़ी, भेड़, बकरी। तो अंगोरा ऊन किससे? खरगोश से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? मतलब जो सभी ब्लड ग्रुप के ब्लड को ले सकता है, सर्वग्राही है। तो ए बी ओ। ए बी सभी से ले सकता है, ओ सबको दे सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? सेब, चावल, गेहूं, नारंगी। तो आयरन सबसे अधिक कहाँ मिलता है? सेब में। इन चारों में। आगे, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, या पारे या पारद की सतह पर तैरेगी, या घुल जाएगी। इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लोहे का घनत्व अधिक होता है या पारे का। तो पारे का घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण जो लोहे की गेंद है वो तैरेगी उसमें। तो पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। जिसका घनत्व कम होता है वो तैरता है, जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो पेंदी में जाकर बैठ जाता है। अब देखिए 94 देखते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? अल्ट्रासाउंड है, इंफ्रासोनिक्स है, हाइपरसोनिक है, श्रव्य ऑडिबल ध्वनि है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को हम लोग सुनते हैं, इसलिए क्या है? श्रव्य ध्वनि है, इसे सुना जाता है। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है? नाइट्रोजन, सोडियम, सल्फर। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम। कैल्शियम, सोडियम, सल्फर। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जिसका सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है? सैटरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। इनमें से कोई नहीं। तो दही खट्टा किसके वजह से होता है? लैक्टिक एसिड के वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? डेसिबल प्रकाश की गति, ऊष्मा की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, रेडियो तरंग की बारंबारता। तो ध्वनि की तीव्रता। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो वायुमंडल में कितने परत हैं? 5 परत हैं। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, ठीक है, चौथा है आयन मंडल, ठीक है, इसी को बोलते हैं ताप मंडल, और पांचवा क्या है? वायुमंडल। तो देखिए क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, सप्ताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, ठीक है, मध्य मंडल को मेसोस्फियर बोलते हैं, और आयन मंडल या फिर ताप मंडल को थर्मोस्फियर बोलते हैं, और वायुमंडल को एक्सोस्फियर बोलते हैं। तो ट्रोपोस्फियर के बाद कौन सा आता है? समताप मंडल आता है। तो सप्ताप मंडल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। समताप मंडल क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? मतलब किस में इस्तेमाल किया जाता है? कहने का मतलब क्या है, इसका उपयोग क्या है? मांसपेशियों को कार्य करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, बात सही है। हड्डियों के विकास के लिए, ये भी सही है। खून जमने में भी सही। उपरोक्त में से सभी कैल्शियम का इस्तेमाल सभी जगह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। विटामिन सी और विटामिन बी
ठीक है। विटामिन सी और विटामिन बी दोनों जल में घुलनशील है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई वसा में घुलनशील है। इसमें किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। तो चलिए आज का 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। बाकी जो अभी तक अंत तक बने हुए हमारे साथ हैं उनको एक बार फिर से धन्यवाद। और आप जो 50 क्वेश्चन था उसमें कितना स्कोर हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आगे भी इस तरीके का सेशन करते रहेंगे। अगर आप लोग को लगे कि इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है तब भी अपनी बात रखिएगा। जो भी सुधार करना होगा हम लोग सुधार करेंगे। जो भी सुधार करना होगा हम लोग सुधार करेंगे। और आप लोग को जो भी लगता है कि कुछ किया जाए, अच्छा हाँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, ठीक है। क्योंकि जो लास्ट तक अभी तक बने हुए हैं निश्चित रूप से वो काफ़ी सीरियस बच्चे हैं। वो वाकई में सचिवालय सहायक को एकदम टारगेट करके रखे हुए हैं। तो वो लोग टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे आपके साथ हर चीज़ पे बात की जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हम लोग फेस टू फेस तो नहीं हो पाते, लेकिन वहाँ ऑडियो चैट ऑन करेंगे और ऑडियो चैट के माध्यम से हम लोग एक दूसरे की परेशानी को समझेंगे। तो चलिए सेशन को अब समाप्त करते हैं। धन्यवाद।